देवनागरी लिपि उद्भव, विकास एवं विशेषताएं आज की हमारी क्लास का विषय है। हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज या उत्तर प्रदेश लोक सेवा का अन्य स्टेट की जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं उसमें हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय लेने वालों के लिए हिंदी बहुत ही स्कोरिंग और एक अच्छा और शार्ट सिलेबस वाला विषय होता है। तो इसमें हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट एकदम मैथमेटिकल नंबर देता है। इसकी समस्त क्लासेस लगभग कंप्लीट हो गई हैं। इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेज हैं आपको ज़रूरी हैं, यहाँ से आप अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप पूरी तरह से 4 भी अटेम्प्ट कर लेंगे अगर सारी वीडियोस देख लेंगे। और इसमें हमने पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और हट्ट, इनके विकास की, इनकी विशेषताएँ, अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली का विकास 20वीं शताब्दी पूर्व में, उसके पहले, इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उसमें योगदान है उसको, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। इसमें इसी की कुछ क्लासेस बची हैं जिसमें देवनागरी लिपि का विकास, इसका उद्भव, विकास और विशेषताएं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा हमने ये भी बता दिया है। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसको एक क्लास बची है। और देवनागरी लिपि का कंप्यूटरीकरण एक क्लास बचा है। इसके बाद समस्त क्लासेज कंप्लीट हो जाएंगी और आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। इसको शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास एवं विशेषताएं। तो पहले उद्भव देखते हैं, देवनागरी लिपि का उद्भव। उद्भव देवनागरी लिपि का उद्भव भारत में अगर प्रारंभिक काल से देखा जाए तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधु लिपि। कौन सी लिपि है? सिंधु लिपि। फिर खरोष्ठी है और ब्राह्मी है। अब 3 लिपियों में अगर सिंधु लिपि को देखा जाए तो इससे कोई रिजेम्बलेंस नहीं है या इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो इससे साम्यता ब्राह्मी लिपि की या देवनागरी लिपि की साम्यता खोजना बेवकूफ़ी है। ये और थोड़ी बहुत जो अक्षर मिलते हैं उसका कोई मतलब नहीं दिखता है कि वो इस किस लेवल तक इसमें काम करते हैं। दूसरा, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि चूँकि पश्चिमोत्तर में प्रचलित थी और ईरान से एक तरह से प्रेरित थी ये, तो इसमें भी देवनागरी से कोई साम्यता दिखती नहीं है। लेकिन ब्राह्मी लिपि से हम साम्यता निकाल सकते हैं। इसमें तार्किक साम्यता है। तार्किक साम्यता देवनागरी लिपि का ब्राह्मी से विकसित होने की तार्किक साम्यता है। और ब्राह्मी लिपि से विकसित होने के जो स्टेज हैं इसको भी हम बता सकते हैं कि 3 स्टेज में डेवलप हुई। पहली तो है वैदिक, या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक ब्राह्मी, ऐतिहासिक ब्राह्मी। दूसरी कौन सी है? बौद्धकालीन ब्राह्मी। बौद्धकालीन ब्राह्मी। और तीसरी है गुप्तकालीन ब्राह्मी। ये अभी हम उद्भव बता रहे हैं, कैसे उद्भव हुआ। इसमें प्रागैतिहासिक ब्राह्मी में हम देखते हैं कि जो लिपि है, जैसे इस समय वैदिक ग्रंथ, वैदिक वाङ्मय का जो प्रणयन हुआ है इसी में हुआ है। इस समय इसका जो उद्भव दिखता है इसी में दिखता है। इसके बाद बौद्धकालीन ब्राह्मी, इस समय अक्षर गोल आकार लेने लगे। और तीसरा जो है गुप्तकालीन ब्राह्मी, इस समय 2 भागों में बट गया है। कौन सी? उत्तरी, जिसे गुप्तकालीन ब्राह्मी कहा जाता है, गुप्तकालीन ब्राह्मी, और दक्षिणी। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि जो थी, इससे जो मुख्यतः लिपि का विकास हुआ उसमें तमिल लिपि का इस विकास हुआ और तेलुगु, और बाद में चल करके, बहुत बाद में, यहीं से कन्नड़ और मलयालम लिपियों का विकास हुआ। और गुप्तकालीन ब्राह्मी से उत्तर भारत की समस्त लिपियों का,
उत्तर भारत की समस्त लिपियों का विकास हुआ। इसको हम अगर विकास क्रम में देखें तो अगर प्रागैतिहासिक ब्राह्मी को यहाँ मेंशन करते हैं, एक उदाहरण दिखा देते हैं। प्रागैतिहासिक ब्राह्मी, प्रागैतिहासिक ब्राह्मी में अगर देखें तो जो अक्षर थे वो कुछ यूँ थे, उसके बाद ये कह सकते हैं ये था, इस तरह से अक्षर बन थे। लेकिन जब बौद्धकालीन ब्राह्मी आई, इसमें जो अक्षर थे वो उसमें थोड़ा सा आकार लेने लगा। एक जो थोड़ा लंबा था एक गोल हो गया, ये जो इस तरह था ये थोड़ा सा इस तरह हो गया, ये था ऐसे हो गया। इसके बाद जब गुप्तकालीन ब्राह्मी आई तो इसमें सिरोरेखा बनने लगी, छोटी ही थी लेकिन बनने लगी। जैसे ये है, ये जो सिरोरेखा बन गई, ये का के आकार का हो गया। ये जो था इसमें सिरोरेखा, यहाँ पर ये सिरोरेखा बनी थी, यहाँ भी बनने लगी थी, और ये ठा बन गया, ये ता बन गया, और ये वा बन गया। इस तरह से डेवलपमेंट गुप्तकालीन प्रागैतिहासिक ब्राह्मी से गुप्तकालीन ब्राह्मी तक का सफ़र होता है। इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया गुप्तकालीन ब्राह्मी का, अगर अभिलेखीय साक्ष्य देखा जाए तो एक गुजरात के राजा थे जयभट्ट। कौन थे? जयभट्ट। इनके 7वीं 8वीं सदी, 7वीं या 8वीं सदी के अभिलेख में इसका प्रयोग किया गया है। और गुजरात में चूंकि नागर ब्राह्मण रहते हैं तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों के वजह से इसे नागरी कहा गया। और चूंकि देवभाषा संस्कृत, वैदिक वांग्मय इसमें लिखा गया है, संस्कृत लिखी गई है, संस्कृत की एकमात्र ये लिपि है, तो देवभाषा संस्कृत की एकमात्र लिपि है, तो नागर ब्राह्मणों के उससे देवनागरी कहा गया है। क्या कहा गया? देवनागरी। इसी तरह से अगर कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि चूंकि ये इसका प्रचलन मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का पाटलिपुत्र में था, चूंकि पाटलिपुत्र नगर था और चंद्रगुप्त मौर्य को देव कहा गया है, तो वहाँ पर भी देवनागरी शब्द, वहाँ से भी एक मत आता है, देवनागरी वहाँ से आई शब्द। ठीक, यानी पाटलिपुत्र नगर, पुत्री नगर था, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? देव। तो यहाँ से देवनागरी आ गई, या नागर ब्राह्मणों के और संस्कृत वांग्मय में देव शब्द आने की वजह से देवनागरी हो गया। तो ये है इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, आधुनिक काल तक ये कैसे डेवलप हुई, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रमुख विशेषताओं को अगर देखा जाए तो जो इसको अन्य लिपियों से अलग करती हैं, इसके गुण, जो विशेषताओं में दोनों देखेंगे हम, गुण और दोष। इसको मिटा देते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके समस्त वीडियो को देख सकते हैं और आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पोर्शन, जितनी भी जहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं वो सारी क्लासेज इसमें हमने इंक्लूड कर ली हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया गया इस वीडियो के, और लगभग सभी वीडियो के हैं। तो लिंक अगर आप जो है इसका डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हिंदी साहित्य सेकंड पेपर जो पूरा है उसकी कुछ वीडियोज़ हमने इसमें अपलोड की हैं, और कुछ वीडियोज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं या लगभग कंप्लीट सिलेबस हम जो है इसमें अपलोड करेंगे। और इससे आप जो है बिना कोचिंग के, बिना कहीं गए आप घर बैठे पूरी क्लास देख करके आप एक अच्छे से मेंस लिख सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य विद्यार्थियों के लिए ही हमने शुरू किया है, जो
कहीं जा नहीं सकते, अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो भी उनको अतिरिक्त वर्डन बिना लिए आप मेंस तैयार कर सकते हैं। तब देखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं हम क्या देखेंगे, दोनों देखेंगे, गुण और दोष। सबसे पहले गुण देखते हैं, इसके कौन कौन से गुण हैं। तो आदर्श लिपि का सबसे बड़ा गुण होता है कि एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो। क्या हो? एक ध्वनि के लिए एक वर्ण। और ये देवनागरी लिपि में अच्छी तरह से है, जबकि उर्दू और इंग्लिश में ये शब्द ऐसा नहीं है। जैसे अंग्रेजी में ही है, आवर लिखा है, हॉर्स लिखा है। अब आवर एच यहाँ शुरू है, एच यहाँ शुरू है। अब वहाँ एक जगह आ पढ़ा जा रहा है, एक जगह हा पढ़ा जा रहा है, तो जबकि देवनागरी में ऐसा नहीं है। और दूसरी है, एक वर्ड से, आदर्श लिपि का एक और गुण है, एक वर्ड से एक ध्वनि निकले, एक ध्वनि उच्चरित हो। इसको भी देख सकते हैं कि एक वर्ड से एक ध्वनि उच्चरित हो। कहीं पीयूटी इंग्लिश में है तो कहीं पीयूटी पुट, कहीं बीयूटी बट, तो एक ध्वनि यहाँ पर नहीं होती। लेकिन संस्कृत में ऐसा, इसमें देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। देवनागरी लगभग जितने भाषाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है उसकी सभी ध्वनियों को व्यक्त करने में सक्षम है। ऐसा अन्य भाषाओं में कम ही होता है, जबकि देवनागरी के लिए ऐसा नहीं है। जिस भाषा के लिए ये प्रयोग की जाती है, जितनी भी भाषाओं के लिए प्रयोग की जाती है, उसकी समस्त ध्वनियों को ये व्यक्त करने में सक्षम है। तीसरी जो महत्वपूर्ण गुण है, ये है कुछ शब्द, इसमें कुछ वर्ड, इसका प्रत्येक वर्ड उच्चरित होता है। प्रत्येक वर्ड उच्चरित होता है। उच्चरित होता है मतलब, अगर आप अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी का एक शब्द देखिए, KNIFE, तो यहाँ नाइफ, यहाँ के कहाँ गया? के उच्चरित हुआ? नहीं हुआ। साइकोलॉजी देख लीजिए, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी में PSY गायब, साइकोलॉजी हो गया, P गायब हो गया। इसी तरह से बहुत सारे शब्द मिलेंगे, HALF हाफ, यहाँ L साइलेंट हो गया। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक वर्ड उच्चरित होता है। कहाँ पर? देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ड उच्चरित होता है। इसमें सारे वर्ड जो है उच्चरित होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला इसका जो पॉइंट है, इसमें संयुक्ताक्षरों को व्यक्त करने की सुचारू पद्धति है। सुचारू जो सिस्टम है, इसमें संयुक्ताक्षरों को व्यक्त करने की अच्छी पद्धति है, कह सकते हैं अच्छी पद्धति है। अच्छी पद्धति मतलब है, अगर मान लें कृष्ण लिखना हो, कृष्ण लिखना हो, तो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे KRISHNA, ज़्यादा जगह, और यहाँ पर कृष्ण कम जगह घेरता है। इस तरह से जो संयुक्ताक्षर हैं, इसके द्वारा इसकी लेखन में कम जगह लगता है और सुचारू रूप से या अच्छे से जो ध्वनि चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद इसकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला व्यवस्थित है, जैसे पहले स्वर है, हम जानते हैं। स्वर में भी पहले ह्रस्व है, फिर दीर्घ है, स्वर में ह्रस्व दीर्घ है। फिर व्यंजन है, व्यंजन में भी सिस्टम से है। व्यंजन में उच्चारण स्थान के अनुसार पहले कंठ है, तालव्य है, मूर्धा है, इस तरह से है। और फिर प्रत्येक पंचमाक्षर जो प्रत्येक लाइन है, उसमें भी पहला और तीसरा वर्ण अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण,
अंतिम वर्ण पंचमाक्षर। इसी तरह से मतलब अगर आप देखेंगे पहला दूसरा अघोष, उसके बाद 3 4 5 सघोष सारे वर्ण में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत सिस्टमेटिक वर्णमाला इसकी देवनागरी लिपि विकसित है। और वर्णों का नाम उच्चारण के अनुरूप है यहाँ पर। जैसे छठवां है, ये हम गुण पढ़ रहे हैं, वर्णों का नाम देवनागरी में, वर्णों का नाम उच्चारण के अनुरूप है। जैसे कटोरा है तो कटोरा में का से कटोरा, कबूतर, इस तरह से का ही बोला जाएगा। लेकिन संस्कृत में का, चा, ला को क्या बोलते हैं? काफ, जे, लाम। अंग्रेजी में देखें GHI, इस तरह से मतलब इसके नाम ही अलग होते हैं, अलग निराले ही नाम है। ये संस्कृत के नाम ही निराले होते हैं, उसको निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो हम शब्द लिखते हैं उसका अर्थ वही होता है। कटोरा है, कबूतर है, कड़ाही है। का से अगर लिखा है तो का ही उच्चारण होगा, दूसरा शब्द उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से हम देख लिए कि इसमें जो है इस लेखन और मुद्रण के एक रूप शब्द हैं और यह लिपि स्वदेशी है, कई अन्य इसकी विशेषताओं में है। और ये लिपि बहुत व्यापक है। जैसे व्यापकता, 7वां पॉइंट देखें, व्यापकता। ये अगर हम देखें तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी आदि की तो एकमात्र लिपि है। इसके बाद गुजराती, पंजाबी आदि के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा चूंकि ब्राह्मी लिपि से भारत के अन्य लिपियों का भी विकास हुआ है, तो इसलिए अन्य लिपियों को समझने में भी दिक्कत नहीं होती है, अन्य लिपियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि इसकी व्यापकता कितनी है। अधिकतर जो उत्तर भारत है या जितनी भी अधिकतर भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि के लिए, देवनागरी लिपि उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब कुछ अगर हम गुण की बात, दोष की बात करें तो कुछ दोष भी इसके हैं, हम देखते हैं। दोष में अगर देखें तो दोष में पहला दोष तो इसका ये है कि इसमें कुछ शब्द अभी अनावश्यक रूप से है। जैसे री है, क्या है? री है, अंगा है, इया है, सा है। दोष में अगर देखें तो पहला अगर कह सकते हैं कि कुछ मतलब री, अंगा, इया, सा आदि की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। दूसरी, त्वरा लेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, त्वरा लेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। त्वरा लेखन मतलब हम जानते हैं कि अगर हिंदी लिखना है तो इसी को लिखने के लिए मात्रा चढ़ाने के लिए हाथ ऊपर ले जाइए, पाई चढ़ाने के लिए अलग हाथ उठाइए, ला मतलब रोमन लिपि में लिखना हो तो आप खटाखट लिखते चले जाइए, आपको हाथ उठाए मात्रा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मात्रा लगाने के लिए हर शब्द मतलब इतने आड़े टेढ़े हैं कि शब्द इसके आड़े टेढ़े रहते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि अगर गुप्तकालीन ब्राह्मी में इसीलिए इसे कुटिलाक्षरा कहा जाता था। कुटिलाक्षरा मतलब है कि तिरछे तिर्यक अक्षरों के कारण। सिद्ध मातृका तो कहा ही जाता था गुप्तकालीन ब्राह्मी को, और ये कुटिलाक्षरा भी कहा जाता था इसके तिर्यक अक्षरों के कारण। तो ये त्वरा लेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। मुद्रण में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक कठिनाई है। अधिक कठिनाई मतलब मात्रा, शब्द, संयुक्ताक्षर सब मिला करके 403 टाइप रखने पड़ते हैं। कितने? 403 टाइप रखने पड़ते हैं। जबकि अन्य में रोमन लिपि को टाइप करना बहुत ही आसान है, वो उसमें स्पीड भी अच्छी होती है, इसमें स्पीड बहुत कम हो जाती है। लिखने में एक ही अक्षर कई तरह लिखे जा सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं
अगर खा लिखा है तो इसको रौ भी पढ़ा जा सकता है। ठीक, खा लिखा है तो रौ भी पढ़ा जा सकता है। संयुक्ताक्षरों को व्यक्त करने की कई पद्धतियां हैं। संयुक्ताक्षरों को व्यक्त करने की कई पद्धतियां हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जो भारतीय भाषाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त और एक, चूँकि ये प्रारंभ काल से प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त लिपि है, तो इसलिए ये उसी के लिए सेट हो गई है और हर भाषा के हर ध्वनियों को उच्चारित कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो देवनागरी लिपि का क्लास था ये पूरी कंप्लीट हो गई। इसको अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही आसान है, अगर एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे तो आराम से कर लेंगे। और वीडियो अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।